हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था 12th क्लास के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का हमने डिस्कशन किया था। बच्चों, पिछली क्लास में हमने दो एप्लीकेशंस डिस्कस कर लिए थे, अगर आपको ध्यान हो। एक तो हमने सिलिंड्रिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में जाना था, और इसके अलावा हमने शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन किया था। शीट में मैंने आपको दो केसेस बताए थे, एक नॉन कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड और एक थिक कंडक्टिंग प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना था। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये उन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके मेजर क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछा जाता है, इसीलिए हमें इन डेरिवेशंस को अच्छे से समझना है। साथ के साथ कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनके रिजल्ट्स को याद रखना है, लाइक बाहर के पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, अंदर के पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, ये सब बातें ध्यान रखनी है। और एक ग्राफ जो हम यहाँ बना रहे बच्चों, उनका भी ध्यान रखें। कई बार कंपटीशन में सीधे सीधे आपसे ये ग्राफ्स पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा हेडिंग वही है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। दो एप्लीकेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड नंबर एप्लीकेशन को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंडक्टिंग स्फीयर है और एक मैंने स्फेरिकल शेल कहा है। पहले मैं आपको इन दोनों के बीच का फर्क क्लियर कर देता हूँ। स्फेरिकल शेल का मतलब होता है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी थी। स्फेरिकल शेल का मतलब है प्लास्टिक की बॉल जो अंदर से हॉलो होती है, जैसे है ना, उसको शेल कहा जाता है। किंडर जॉय का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था इस तरह से। बच्चों, जो प्लास्टिक की बॉल होती है जिससे हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, बचपन में कभी घर पे आपने देखा होगा, वो प्लास्टिक की बॉल क्या कहलाती है, स्फेरिकल शेल। अब अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल कह रहा हूं, तो स्फेरिकल शेल भले कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इतना सा है कि जो हॉलो स्फीयर आप लेकर चल रहे हैं, अगर वो मेटल की शीट का बना हुआ हॉलो स्फीयर होगा तो आप उस पर कहीं पर भी एक बूंद चार्ज गिराएंगे, वो चार्ज खुद ब खुद उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, उसके चलते वो चार्ज खुद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर आपने नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की शीट से उस बॉल को बनाया, जैसे प्लास्टिक की बॉल ले लें हम, तो आपको चार्ज को उस पर यूनिफॉर्मली खुद से स्प्रे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये बच्चों, स्फेरिकल शेल अगर लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, दोनों के लिए हमारी बात सेम रहेगी। मगर कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है मेटल का सॉलिड स्फीयर। मेटल के सॉलिड स्फीयर का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था, शॉर्ट पुट का गोला। बच्चों, शॉर्ट पुट का जो गोला होता है वो मेटल का एक सॉलिड स्फीयर है, पर मेटल की एक प्रॉपर्टी है जिसको आगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में आपको बताया जाएगा कि अगर आप उस सॉलिड शॉर्ट पुट के गोले में समहाउ इंजेक्शन से भी अगर अंदर जाकर चार्ज को इंजेक्ट करेंगे, समहाउ बोला है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उसके अंदर भी जाकर कहीं पर चार्ज को स्प्रे करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के चलते उसका सारा का सारा चार्ज भागकर आउटर सरफेस पर आ जाता है। अब बच्चों एक बार बताओ, सॉलिड स्फीयर का चार्ज अगर उसके सरफेस पर है तो वो मेरे लिए इक्विवेलेंट टू शेल हो जाएगा। इसीलिए कंडक्टिंग स्फीयर बोला जाए या स्फेरिकल शेल बोला जाए, दोनों बातें हमारे लिए एक ही रहेगी। अब बच्चों, ज्योमेट्री यहां बहुत ध्यान से समझनी है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास एक कैपिटल आर रेडियस का एक स्फेरिकल शेल है। मैं शेल से समझा रहा हूं, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी वही बात होगी। आप देख पा रहे होंगे ये कैपिटल आर रेडियस का बच्चों यहां से यहां तक जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ स्फेरिकल शेल। चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल क्यू मैंने इस तरह से दिखा रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो केवल बाहर बाहर इस तरह से दिखाएंगे। भाई चार्ज यहां है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल बाहर बाहर दिखाएंगे। अच्छा बच्चों सुनना, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर भी होता तो क्या होता, चार्ज सारा इसके सरफेस पर ऐसे ही जाता, नो डाउट ये अंदर सॉलिड होता, पर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इसीलिए आप मेटल के अंदर फील्ड लाइंस शो नहीं करेंगे। तो आप ध्यान से देख पा रहे बच्चों, मैंने जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई है वो केवल कहां से दिखाई है, सरफेस से। आप देख पा रहे होंगे ये रहा, इस सरफेस से बाहर बाहर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई हुई है। सरफेस के अंदर आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो नहीं करनी है, क्योंकि अंदर सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टिंग स्फीयर के केस में। अच्छा बच्चों, अब टारगेट फिर से वही मिलेगा, अलग अलग पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। फॉर एग्जांपल, एक बार तो पॉइंट लाइंग आउटसाइड के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक बार सरफेस के ठीक बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक बार सरफेस के अंदर के किसी पॉइंट के लिए मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं उसके लिए आज समझा देता हूं। हमने गॉस थ्योरम में भी एक पॉइंट लिखा था,
वही बात 2 पॉइंट्स में एक बार फिर से आपको यहाँ पे दोहरा के बताता हूँ। पहला पॉइंट आपने नोट में लिखा था कि गॉसियन सरफेस इज वाइजली चूजन इमेजिनरी सरफेस टू एनक्लोज द चार्ज ज्योमेट्री। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मुझे स्पेरिकल चार्ज ज्योमेट्री को अगर एनक्लोज करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट गॉसियन सरफेस क्या होगा? स्पेरिकल होगा। अगर आप इसको स्पेरिकल में एनक्लोज करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन, आपका कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो हमने समझदारी से इस बार कौन सा गॉसियन सरफेस चूज किया बच्चों? स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, जिसको मैंने नाम दे दिया है गॉसियन स्फीयर। हम इसको गॉसियन स्फीयर बोल देते हैं। फिर एक और बात मैंने आपको वहां लिखवाई थी कि गॉस थ्योरम जनरली होल्ड इंटीग्रेशन डीएस करेंगे तो आप गॉसियन स्फीयर के सरफेस एरिया का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख के बताएंगे। सरफेस एलिमेंट का पूरे के पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन डीएस किसका एरिया बनेगा? गॉसियन स्फीयर का। तो गॉसियन स्फीयर के रेडियस अगर स्मॉल आर थी तो आप एरिया क्या लिखेंगे? 4πr²। फिर बात आती है क्यू एनक्लोज की। तो बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए, इसका पूरा सरफेस एरिया तो मैंने क्या लिखा है? 4πr²। एनक्लोज चार्ज की बात करी जाए तो एंटायर चार्ज कैपिटल क्यू इज गेटिंग एनक्लोज विद इन दिस गॉसियन स्फीयर। ओरिजिनल हमारा जो शेल है उसका पूरा का पूरा चार्ज कैपिटल क्यू इसमें एनक्लोज हो रहा है। नतीजा एनक्लोज चार्ज की जगह क्या लिख देंगे? कैपिटल क्यू। बच्चों यहां से इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपका आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आता है? Q/4πε0r²। और इस 1/4πε0 को अगर आप छोटा के लिखेंगे
तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर। बच्चों रिजल्ट अच्छे से याद रखना है, E बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर आउटसाइड पॉइंट के लिए E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर रिलेशनशिप ये निकल के आ रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों यहाँ पर एक बात आगे अभी बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन से पहले यहीं पर बता देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये फॉर्मूला थोड़ा सा जाना पहचाना दिख रहा है, ऐसा फॉर्मूला आपने पॉइंट चार्ज के लिए भी पढ़ा है। तो बच्चों अभी यही बात मैं आगे लिख के आपको बताऊंगा कि 10 फॉर पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर, और हकीकत में स्फीयर की कोई भी केस हो, सॉलिड स्फीयर हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, XYZ स्पेरिकल प्रजाति का कोई सा भी स्फीयर हो, आउटसाइड पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो दैट स्फीयर विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज सेंटर्ड एट इट्स सेंटर। मतलब आप उस स्फीयर को कोलैप्स कर दीजिए और उसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रख दीजिए। अगर आपने उस स्फीयर के सेंटर पे पॉइंट चार्ज कैपिटल Q रखा होता तो उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आता बच्चों, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो रिजल्ट हमारे सामने वही निकल के आ रहा है। ये बात आपको लिखवाएंगे भी सही अभी आगे, मगर यही मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है दैट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा बच्चों, ये तो चार्ज के टर्म में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। कभी कभी हमसे जिद करी जाती है कि नहीं सिग्मा के टर्म में बात करो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बच्चों सिग्मा के टर्म में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये देखिएगा LHS में तो वही E इंटू 4 स्मॉल r स्क्वायर, गॉसियन स्फीयर का एरिया लिखा हुआ है। RHS में एनक्लोज चार्ज क्या लिखेंगे, तो एनक्लोज चार्ज होगा सिग्मा इंटू 4 कैपिटल R स्क्वायर। सिंपल सी बात है बच्चों, जो आप सिग्मा जिसको कहते हैं, सिग्मा बराबर क्या होती है, Q बाई A। अगर आप ओरिजिनल स्फीयर की चार्ज निकाल रहे हैं, ओरिजिनल स्फीयर का चार्ज निकाल रहे हैं Q, तो दैट विल बी सिग्मा इंटू एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। ओरिजिनल स्फीयर का मतलब है स्पेरिकल शेल की बात कर रहा हूं मैं। तो स्पेरिकल शेल का एरिया क्या होगा, 4 कैपिटल R स्क्वायर। बच्चों 4 कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा की टर्म में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। रिजल्ट है आपके सामने। और फिर से वही बात, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर यहां से भी प्रूव हो रहा है। अब बच्चों ये बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दी थी, यहां लिख के बता दी है कि 10 फॉर पॉइंट लाइंग आउटसाइड द शेल बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज सेंटर्ड एट सेंटर। यानी किसी भी शेल स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर लीजिए, आगे आप देखेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी यही बात होगी। अगर आप किसी भी स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आउटसाइड पॉइंट के लिए आप उस स्फीयर को कोलैप्स करके उसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज मान लीजिए और पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। के क्यू बाय आर स्क्वायर वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों। सिग्मा वाले के लिए तो हमें उसको स्फीयर के रूप में ट्रीट करना ही पड़ेगा। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ चार्ज वाली बात ही है। आपको पहले भी बताया था, कूलम्स लॉ में हमने क्वेश्चन किए थे, सेंटर ऑफ चार्ज खिसक जाते हैं। तो वही चीज है कि आउटसाइड पॉइंट पर अगर आप फील्ड निकाल रहे तो सेंटर ऑफ चार्ज ज्योमेट्रिक सेंटर पे दिखा सकते हैं और उसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया जा सकता है। बच्चों केस 2 की बात करते हैं। केस 2 आर नियरली इक्वल टू कैपिटल R। आपने फिर से देखा होगा मैंने इस बार नियरली इक्वल टू लिखा है। नियरली इक्वल टू इसलिए लिखा है क्योंकि इस बार फिर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अभी आपको दिखाएंगे ऐसा क्यों होगा। अगर हम शेल या कंडक्टिंग स्फीयर का एग्जांपल ले रहे तो सरफेस पे डिसकंटिन्यूटी होगी। चलो बच्चों वही बात, दैट इज पॉइंट लाइंग जस्ट आउटसाइड द सरफेस। अगर सरफेस के ठीक बाहर के पॉइंट पर हम फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए रेडियस 10 सेंटीमीटर है और आप उससे जस्ट 1 माइक्रोमीटर आगे के डिस्टेंस पर सरफेस से अगर आप फील्ड निकाल रहे हैं तो ऐसे में मैं स्मॉल r को नियरली इक्वल टू कैपिटल R रख सकता हूं। बच्चों केस फर्स्ट के जो आपके रिजल्ट आए हैं उसमें आप स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दीजिए तो आपको सरफेस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल R स्क्वायर और यहां से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ध्यान देना है, सरफेस के लिए के क्यू बाय कैपिटल R स्क्वायर है, जबकि इसके पहले वाले में के क्यू बाय स्मॉल r स्क्वायर आपने लिखा था। और यहां से आप देखेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो बिल्कुल आना ही चाहिए था। बच्चों आपको याद होगा पिछले टर्म पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस के ठीक बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर आप एक कंडक्टिंग स्फीयर लेकर बैठे, मेटल का एक सॉलिड स्फीयर है, अगर उसके सरफेस के ठीक बाहर के पॉइंट पे मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता हूं तो बिल्कुल आपका जवाब ये आना ही चाहिए था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वो की वही चीज यहां निकल के आ रही है बच्चों। ये सेकंड केस के रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। थर्ड केस आर लेस देन कैपिटल R, दैट इज पॉइंट लाइंग इनसाइड द शेल। बच्चों ये बहुत सिंपल सी बात है, इधर देख लीजिए आप एक बार, मैं इसको पीछे फिर से आपको दिखा देता हूं। ये रहा डायग्राम।
अगर P3 की बात करी जाए, पॉइंट लाइंग इनसाइड द शेल के लिए अगर हम बात करें, तो इस गॉसियन स्फीयर के अंदर आप बताइए कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है। आपको यहां से क्लियरली दिख रहा होगा देयर इज नो चार्ज एनक्लोज, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो कहाँ है, इसके बाहर। अगर हम इस वाले गॉसियन स्फीयर की बात करें तो इसके अंदर कोई एनक्लोज चार्ज नहीं है, और अगर इसके अंदर कोई एनक्लोज चार्ज नहीं है बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में हम गॉस थ्योरम से क्या लिखेंगे, E इंटू 4 स्मॉल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। बच्चों शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए आगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी लिख दिया है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब डाइलेक्ट्रिक स्फीयर भी आप इसको बोल सकते हैं। पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कहा जाए तो उसका मतलब होगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपको कहां समझाया था। जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, रो के बारे में बात करी थी, तब मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था, एक लड्डू बांधने वाला एग्जाम्पल। मैंने आपको ऐसे बताया था कि लड्डू के मिक्सचर में जब हम शक्कर का पाउडर मिक्स कर लेते हैं और फिर लड्डू बांध देते हैं तो वो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बन जाता है, वो बंधा हुआ लड्डू। और जो शक्कर होती है वो उसके एंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो वो शक्कर का पाउडर वहां हमने चार्ज के इक्विवेलेंट ट्रीट किया था। बच्चों जब मैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कहता हूं, जनरली स्पीकिंग स्फीयर का मतलब सॉलिड स्फीयर ही होता है। जिसको आप हॉलो मानते हो उसको हम शेल का नाम देते हैं। तो जनरली स्पीकिंग अगर स्फीयर कहा जाता है तो उसका मतलब सॉलिड स्फीयर है। अगर मैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बोल रहा हूं तो स्फीयर इज अ 3D ऑब्जेक्ट, और यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है कि चार्ज उसकी वॉल्यूम में मौजूद है। 3D ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप कंडक्टिंग स्फीयर को यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसका चार्ज केवल उसके सरफेस पर है। 3D ऑब्जेक्ट का चार्ज उसके वॉल्यूम में होना चाहिए, मगर कंडक्टिंग स्फीयर का चार्ज उसके वॉल्यूम में ना होकर उसके सरफेस पर आता है, तो आप उसको यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर नहीं कहेंगे। इतनी सी बात ध्यान रखनी है बच्चों, क्वेश्चन में अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कहा जाता है तो आपको उसको क्या मानना है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब डायग्राम आपके सामने और बड़ा खतरनाक है, ध्यान से सुनिएगा। एक आपको स्फीयर दिख रहा होगा कैपिटल आर रेडियस का, ये बोल्ड लाइन से जो बना हुआ है, ये कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है। इसका टोटल चार्ज क्या है, क्यू।
क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है तो इसका मतलब इस बार मटेरियल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसीलिए आपने देखा मैंने इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट फ्रॉम सेंटर शुरू कर दी है। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर था, जब पिछले केस में आपने देखा तो मैंने फील्ड लाइंस केवल सरफेस से दिखाई थी, पर इस बार मैं फील्ड लाइंस कहां से दिखा रहा हूं बच्चों? सेंटर से, क्योंकि मुझे पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो नहीं होता है, मैंने आपको ELF में इसके बारे में बताया था। अगेन टारगेट वही मिलेंगे बच्चों, 3 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। एक गॉसियन स्फीयर मैंने यहाँ घुमा दिया। स्पेरिकल चार्ज ज्योमेट्री को एनक्लोज करने के लिए सबसे बेस्ट होता है गॉसियन स्फीयर, उसी में हमने इसको इस तरह से एनक्लोज किया हुआ है। अब 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक तो होगा पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर, एक बार होगा पॉइंट लाइंग ऑन द सरफेस, और एक बार होगा पॉइंट लाइंग इनसाइड द स्फीयर। बच्चों देख पा रहे होंगे P1 मतलब पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर, R ग्रेटर देन कैपिटल R का केस। P2 होगा पॉइंट लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, R इक्वल टू कैपिटल R का केस। तीसरा होगा पॉइंट लाइंग इनसाइड द स्फीयर, R लेस देन कैपिटल R का केस। हमें ये 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम इस पर्टिकुलर रेडियस के गॉसियन स्फीयर घुमाते जाएंगे और उसकी मदद से कैलकुलेशन करेंगे। चलो बच्चों आगे की बात, डेरिवेशन देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। केस फर्स्ट, R ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी दैट इज पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बच्चों, तो फ्रॉम गॉस थ्योरम क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर क्या होगा? Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही बात, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि अगर आप बाहर किसी पॉइंट पर देखेंगे तो इस गॉसियन स्फीयर का कोई भी एरिया एलिमेंट ds जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 0 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि दोनों रेडियल डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं। तो E और ds के बीच में एंगल कितना बना बच्चों? 0 डिग्री। तो EDS cos 0 हम यहाँ करेंगे, ये मैंने कर दिया, EDS cos 0 एंड दैट इज इक्वल टू Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों फिर से वही बात, जो बाहर का हमारा गॉसियन स्फीयर है उसका हर एरिया एलिमेंट सेंटर ऑफ स्फीयर से बराबर दूरी पर है। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² रिलेशनशिप के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए सेम होगा। तो E को ऐसा कांस्टेंट बाहर कर दिया है, इंटीग्रेशन ds बराबर Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में जो हम एरिया लिखते हैं वो गॉसियन सरफेस का लिखते हैं। तो गॉसियन स्फीयर का एरिया क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया क्या लिखेंगे? 4π स्मॉल r²। एनक्लोज चार्ज की बात अगर करी जाए बच्चों, तो जब आप बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो एंटायर स्फीयर का चार्ज Q एनक्लोज हो रहा है। जो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो पूरा चार्ज एनक्लोज हो रहा है, तो आप उसको कैपिटल Q लिखेंगे। यहाँ पर ये लिख दिया अपन ने Q एंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² या फिर KQ बाय r²। और इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। तो बच्चों वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, पिछले उसमें भी बताया अभी केस में, कोई भी स्पेरिकल ज्योमेट्री हो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो, XYZ कैसी भी ज्योमेट्री हो, आउटसाइड पॉइंट के लिए आपको मैंने कहा था कि द स्फीयर विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज सेंटर्ड एट इट्स सेंटर। और शायद मेरे हिसाब से यहाँ से भी वो बात जस्टिफाई हो रही है। भले नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ही हो, मगर आउटसाइड पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उस यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को कोलैप्स करके सेंटर पे आप एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए, सेंटर पे पॉइंट चार्ज Q होता है, तो उससे r डिस्टेंस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वही KQ बाय r² ही निकल के आ रहा होता। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो कहानी बच्चों सेम हो गई है। अब आगे की बात ध्यान दीजिए बच्चों, हमने स्पेरिकल शेल में और कंडक्टिंग स्फीयर में सिग्मा की टर्म में फॉर्मूला निकाला था, क्योंकि वहां सिग्मा ही डिफाइन होगी, वहां रो की बात ही नहीं हो सकती। बट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए आपको रो की टर्म में बात करनी पड़ेगी। तो रो की टर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो LHS में E इंटू 4π r² और एनक्लोज चार्ज की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? रो इंटू 4/3π कैपिटल R3। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है रो बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। यहां से आप Q को क्या लिख सकते हैं? रो इंटू V, यानी रो इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3π कैपिटल R3। बच्चों काटा पीटी अपने लेवल पे आप करके देख लीजिए, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल के आएगा रो कैपिटल R³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r²। बच्चों कैपिटल R रेडियस ऑफ स्फीयर है, जबकि छोटा r आपका वो डिस्टेंस है सेंटर से जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे हो, और यहां से भी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² हमें मिल रहा है। अब आगे आते हैं बच्चों सेकंड केस, ध्यान दीजिएगा। इस बार मैंने R इक्वल टू कैपिटल R लिखा है, इस बार नियरली इक्वल टू कैपिटल R की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली सरफेस पर फील्ड डिफाइंड है, आप आगे देखेंगे ग्राफ में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा।
तो फॉर द पॉइंट लाइंग ऑन द सरफेस अगर मैं बात करूं, तो अगर आप सरफेस के पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हैं, आप जस्ट सरफेस के बाहर अगर एक गॉसियन स्फीयर मान लीजिए, जस्ट बाहर 1 नैनोमीटर डिस्टेंस बाहर ऐसे मान लीजिए, तो भी आपका पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज हो रहा होगा। तो या तो आप इस डेरिवेशन में जाके स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दे और यहाँ क्यू एनक्लोज की जगह कैपिटल क्यू लिख दीजिए, तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेंगे। या फिर मैं सिंपल सी बात करता हूँ, ऊपर वाले केस में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दीजिए, तो आपको सब फॉर्मूले मिल जाएंगे। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखते ही के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखते ही रो कैपिटल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस एंड इनफैक्ट दिस इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर से मिलता है। तो सरफेस के फील्ड के फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर या रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस डेरिवेशन का है थर्ड वाला। थर्ड केस क्या है बच्चों, आर लेस देन कैपिटल आर दैट इज पॉइंट लाइंग इनसाइड द स्फीयर। अगर हम इनसाइड द स्फीयर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वहां की कंडीशन क्या होगी। तो बच्चों गॉस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, मैं आपको एक बार फिर से एक्चुअल डायग्राम पे ले जाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इसको समझने में आसानी रहे। हमने जो ये एक्चुअल डायग्राम यहां डिस्कस किया था बच्चों, ये देखिए। अब जब आप आर लेस देन कैपिटल आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और ये इसको थोड़ा सा, ये यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का केस हम ले रहे थे, ये वाला। जब आप थर्ड वाले केस में आर लेस देन कैपिटल आर वाले केस में यहां जाएंगे, तो यहां आपको दिख रहा होगा बच्चों कि पूरे स्फीयर का क्यू चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है, बल्कि इसके अंदर कुछ और अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज हो रहा होगा, और उसको मैं यहां ऐसे आपको बता देता हूं। इसके एनक्लोज चार्ज को बच्चों हम क्या बोलेंगे, क्यू डैश। कैपिटल क्यू इज द टोटल चार्ज ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एंड क्यू डैश मैं किसको दिखा रहा हूं, चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस स्मॉल स्फीयर, जो हमारे केस 3 का स्फीयर हम ड्रॉ करेंगे आर लेस देन कैपिटल आर के लिए। तो ये क्यू डैश आपको बच्चों थोड़ा सा यहां से ध्यान में रखना है, इसको हम वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं किस तरह से, ये देखिए आप यहां। अब जब हमने बात करी थी कि पॉइंट लाइन इनसाइड द स्फीयर के लिए, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्यू डैश क्या है, एनक्लोज चार्ज। मैंने अभी भी आपको डायग्राम में दिखाया था कि क्यू डैश किस चार्ज को हमने कहा है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है बच्चों क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। पर अब आपको आंसर क्यू डैश के टर्म में नहीं, आपको तो ओरिजिनल क्यू के टर्म में, ओरिजिनल चार्ज क्यू की टर्म में आंसर लेकर आना है। तो यहाँ एक मेन स्टेप आपको ध्यान रखना है, वो हम इस तरह से लिखते हैं कि सिंस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वॉल्यूम, आपको यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कहा गया था। चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द वॉल्यूम, तो ऐसे में आपका चार्ज डेंसिटी का जो टर्म होगा रो, दैट विल बी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये बात समझी थी कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, तो यहाँ रो कांस्टेंट होगा। अब रो कांस्टेंट है तो इधर सुनिए बच्चों, ओरिजिनल स्फीयर के लिए, जो पूरा का पूरा स्फीयर है, उसके लिए रो क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। और अभी हमने जितना एरिया एनक्लोज किया है, आपने देखा था कि हमने, मान लीजिए ये पूरा स्फीयर है और हमने एक क्यू डैश के नाम पर इस तरह से एक चार्ज यहां पर एनक्लोज किया था, इस तरह से दिखा देते हैं। तो जो आपने स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर लिया है, उसके एनक्लोज चार्ज के लिए अगर आप रो लिखेंगे तो रो बराबर क्या होगा, क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। बच्चों यहां से आप इसको देख पाएंगे, मैं इधर समझा देता हूं आपको। यहां से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और क्यू डैश की वैल्यू कैपिटल क्यू की टर्म में निकल के आ जाएगी, क्यू डैश इक्वल टू क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। बच्चों इसको ले जाकर यहां पर आपको रखना है, क्यू डैश की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। क्यू डैश की जब ये वैल्यू आप यहां रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। बच्चों देखना, आर स्क्वायर से स्मॉल आर क्यूब एक आर टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। बच्चों इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम स्मॉल के लिख सकते हैं एंड फाइनली इसके बेसिस पर इनसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपका क्या निकल के आ गया है, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब के बराबर। तो बच्चों ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए। देखो मैं आपको शॉर्ट में समराइज करके बताता हूं। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की बात करी जाए, आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, पॉइंट चार्ज एट सेंटर मानेंगे के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस के पॉइंट के लिए हमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना है
और इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला याद रखना है के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। और बच्चों यहां से आपको दिख रहा होगा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आर जो आप सेंटर से नापते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है। तो ये अपने पास फॉर्मूला है बच्चों। और एक और चेक पॉइंट आपको बताता हूं जिससे कभी गलती नहीं होगी। जो हमारा सेकंड नंबर का फॉर्मूला आता है, सरफेस वाला जो फॉर्मूला आता है, वो केस 1 और केस 3 दोनों को सेटिस्फाई करता है। आपने केस 1 में आर को कैपिटल आर रख के फॉर्मूला निकाला था। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर सरफेस की बात करी जाए, यहां स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर रख के देख लीजिए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वही सरफेस वाला के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सरफेस का पॉइंट इनसाइड आउटसाइड दोनों में काउंट किया जा रहा है, इसीलिए ये फॉर्मूला दोनों को रिलेट कर देता है। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं आपसे, इसके बेसिस पे आप इनसाइड पॉइंट का अगर फॉर्मूला निकालेंगे, जैसे अभी आपने रो की टर्म्स में मान लीजिए निकालना है, तो जो प्रोसेस हमने यहाँ किया है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पर ये जो प्रोसेस किया था, यही प्रोसेस यहाँ पर आप करके देख लीजिए सारा का सारा। केवल आपको कैपिटल क्यू की जगह क्या रिप्लेसमेंट करना है, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो जब आप ये रिप्लेसमेंट करेंगे यहाँ जाकर, ये देखना के की जगह तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब सेम रहने दे, बस यहाँ कैपिटल क्यू की जगह क्या लिख दे, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो वो रखकर जब आप सॉल्व करेंगे, आपका इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों मैं तो इसको ऐसे भी याद रख लेता हूँ कि ये फॉर्मूला जो है केस 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। केस 2 का अपना फॉर्मूला क्या आया था, रो कैपिटल r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो यानी इनसाइड के लिए यही फॉर्मूला होगा। इसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R अगर मैं रखूंगा तो मुझे सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाना चाहिए। तो जैसे भी आप याद रखें, ये थोड़ा सा आप इसको रिजल्ट को याद रखें रो की टर्म में अगर आपसे पूछा जाए तो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एट सेंटर, सेंटर का मतलब क्या है बच्चों, जो आपके डिस्टेंस आ रहे हैं वो क्या है, 0। अच्छा बच्चों वही बात है, सेंटर ओवरऑल है तो इनसाइड पॉइंट ही, तो इनसाइड पॉइंट के फॉर्मूले इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो इनसाइड पॉइंट के इस फॉर्मूले में आप स्मॉल r की जगह अगर 0 रखेंगे तो सेंटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ जाएगा, 0। तो इस बार सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, मगर बाकी के इनसाइड पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। जबकि आपने देखा था कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल में सेंटर एज वेल एज इनसाइड पॉइंट सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0। अब बच्चों ग्राफ को समझ लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर ग्राफ, ये रहा ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों, याद रखना है। सॉलिड स्फीयर के लिए मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट्स के लिए आपने देखा था E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। तो यहां से यहां तक ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। सेंटर R इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दिख रहा है बच्चों। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सरफेस पे मिलेगा एंड आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। R लेस देन कैपिटल R का मतलब है पॉइंट लाइंग इनसाइड द स्फीयर, R इक्वल टू कैपिटल R का मतलब है पॉइंट लाइंग ऑन द सरफेस, R ग्रेटर देन कैपिटल R का मतलब है पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड के लिए E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। बच्चों इस बार आपको दिख रहा होगा कि ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है। यहाँ पे अगर आप लिमिट का कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगी। तो इसीलिए इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज कंटिन्यूअस एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस एट R इक्वल टू कैपिटल R। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। स्पेरिकल शेल में हमारा डिसकंटिन्यूअस था इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे, मगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। अब बच्चों इस पर बेस कुछ क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक बार फिर से सारी समरी बता देता हूँ कि अभी तक हमने क्या सीखा। आज की क्लास में हमने 2 तरह की स्पेरिकल ज्योमेट्रीज का डिस्कशन किया। पहला था स्पेरिकल शेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर, दूसरा था यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हमने ये देखा आउटसाइड पॉइंट R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए दोनों में कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं है, के क्यू बाई स्मॉल R स्क्वायर ये फॉर्मूला आपको लगाना है, मतलब पॉइंट चार्ज एट सेंटर मान के आपको चलना है। सरफेस के लिए हमें कुछ नहीं करना, ऊपर वाले रिजल्ट में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखना है, तो के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर होगा। इनसाइड का थोड़ा सा ध्यान देखना है, कंडक्टिंग स्फीयर में इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, जबकि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आर अपॉन कैपिटल R क्यूब से दिया गया है। तो आपको तो बस ये 6 रिजल्ट अपने दिमाग में याद रखने हैं, जिनमें से 4 तो बिल्कुल सिंपल है कॉमन से, और लास्ट वाले रिजल्ट्स को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इस पर बेस क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, जरा उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज E। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहले बच्चों आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन सा केस है।
ये कंडक्टिंग स्फीयर का केस है या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का? तो मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे कि दिस इज द केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस आपको क्या दे रखी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। जब आप 5 सेंटीमीटर के पॉइंट की बात कर रहे हैं तो दैट इज r लेस देन कैपिटल R, मतलब पॉइंट लाइंग इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। एंड फॉर अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। तो हमारा इसका आंसर तो क्या आ गया? E इक्वल टू 0। फिर बात करते हैं r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का मतलब है पॉइंट लाइंग जस्ट आउटसाइड द सरफेस, यही मान के चलेंगे, यानी हमें सरफेस के ठीक बाहर के पॉइंट का फील्ड बताना है। बच्चों अब चक्कर क्या है, आपको जो आंसर्स देने हैं वो ई की टर्म में देने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें बताना है वो ई की टर्म में बताना है। तो कैसे चेंज करेंगे, इधर सुनिएगा। सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। हमें चार्ज नहीं दे रखा, कैपिटल आर तो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, पर चार्ज नहीं दे रखा, तो हम के क्यू की वैल्यू कहां से रिप्लेस करेंगे? इस ई से। आपको ये ई कहां पर दे रखा है? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो बाहर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए ई बराबर क्या लिखेंगे? के क्यू बाई 20 स्क्वायर। और यहां से के क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? ई इंटू 20 का स्क्वायर। तो के क्यू की जगह ई इंटू 20 का स्क्वायर, कैपिटल आर की जगह 10 का स्क्वायर आप यहां करेंगे, काटा पीटी करके देखिए, सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड 4 आ जाएगा। बच्चों मैंने यूनिट्स की टेंशन नहीं लिया, आप यूनिट्स कन्वर्ट करेंगे तो वो कट जाएंगे, सेंटीमीटर मीटर वाला उसका कोई फर्क नहीं है। तो सरफेस पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 4E, इस वाले ई की टर्म में। बच्चों एक केस और बच रहा है, r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो उसके लिए क्या होगा, इधर देखिए, स्मॉल r अगर 30 सेंटीमीटर है यानी r ग्रेटर देन कैपिटल R का केस है, तो आउटसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू बाय स्मॉल r स्क्वायर। बच्चों के क्यू की वैल्यू वही e इंटू 20 का स्क्वायर रखेंगे, अभी पिछले से जो निकाला था हमने, और नीचे स्मॉल r की जगह 30 का स्क्वायर। काटा पीटी करके देख लीजिए बच्चों, आपका आउटसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड 4E/9 निकल के आ गया। तो 5 सेंटीमीटर पर 0 है, रेडियस 10 सेंटीमीटर पे आपने अभी भी 4E के बराबर निकाला, एंड 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर सेंटर से 4E/9 के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, आपको केवल के क्यू बाई आर स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर है, कैपिटल R स्क्वायर है, थोड़ा सा बस इसको समझना होता है। बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज E। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। बच्चों सेम क्वेश्चन दिख रहा होगा, मगर अब थोड़ा सा ध्यान देना है, कौन से स्फीयर की बात हो रही है, पहचानिए इसको। तो शायद आप समझ गए होंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर अगर मैंने दे रखा है, इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात हो रही है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके सेंटर से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E है, स्फीयर के खुद की रेडियस 15 सेंटीमीटर है, और मुझे इन सब पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे बच्चों। पहला वही 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हैं, R लेस देन कैपिटल R। इनसाइड पॉइंट के लिए इस बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं बच्चों, मगर क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है इसलिए इनसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार 0 नहीं होगा। इनसाइड पॉइंट के लिए के क्यू आर अपॉन कैपिटल R क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, मगर के क्यू की वैल्यू हमें E से निकाल कर लेकर आनी होगी। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस के इलेक्ट्रिक फील्ड को E बोला है। यहां से मैं के क्यू की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं बच्चों? 30 का स्क्वायर इंटू E। ये मैंने के क्यू की वैल्यू निकाली है 30 का स्क्वायर इंटू E, और यहां जाकर के क्यू की ये वैल्यू रख दीजिए। तो इधर देखिए, के क्यू की जगह 30 का स्क्वायर इंटू E, जिस इनसाइड डिस्टेंस पर आप निकाल रहे हैं वो इनसाइड डिस्टेंस क्या है? 5 सेंटीमीटर। नीचे कैपिटल R क्यूब में रेडियस ऑफ स्फीयर का क्यूब होगा। रेडियस ऑफ स्फीयर आपको 15 दे रखी है बच्चों, यूनिट्स की टेंशन ना ले, वो कट जाती है यहाँ पर अपने आप चाहें तो यूनिट्स कन्वर्ट कर लें, मैंने तो डायरेक्टली कर दिया है। सब काटा पीटी करेंगे तो इस बार इस इनसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया है? 4E/3 के बराबर। ये पहला पार्ट हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। दूसरे में आपसे कहा है 15 सेंटीमीटर यानी सरफेस पर बताइए। तो ठीक है बच्चों, सरफेस का फॉर्मूला आपको पता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू की वैल्यू 30 का स्क्वायर इंटू E रखेंगे, नीचे कैपिटल R स्क्वायर की जगह 15 का स्क्वायर करेंगे, कैंसिलेशंस करके देख लीजिए। सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार क्या निकल के आ गया है? 4E के बराबर। एंड थर्ड पार्ट, R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बच्चों 20 सेंटीमीटर, रेडियस क्या थी इसकी? 15। तो दिस इज R ग्रेटर देन कैपिटल R। R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू बाय स्मॉल R स्क्वायर। के क्यू की वैल्यू वही 30 का स्क्वायर इंटू E रखेंगे, स्मॉल r की जगह 20 का स्क्वायर करेंगे, काटा पीटी करके देख लीजिए बच्चों। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 9E/4। तो बस इन दोनों क्वेश्चन में हमें ये सीखना था कि हमें क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कौन से केस को डिस्कस कर रहे हैं, कंडक्टिंग स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। एंड अकॉर्डिंगली फॉर्मूला आपको लगाने हैं
क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझना होगा कि जिस पॉइंट की बात करी जा रही है वो कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, सरफेस पे लाई कर रहा है, एंड रेलिवेंट फॉर्मूला लगाते हुए आप उसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन और है इस पर बेस्ड, इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा दिक्कत देता है मगर है बड़ा आसान। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन एंड वेरीज विद डिस्टेंस r एज 20 r वोल्ट पर मीटर, वेयर r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड चार्ज एनक्लोज इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर सेंटर्ड एट सेंटर ऑफ फील्ड ओरिजिन। क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मैं अभी डायग्राम से भी दिखाऊंगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r के साथ कुछ 20 r के फंक्शन के अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा है। इस वेरिएबल फील्ड में आपको ये बताना है कि अगर मैं एक 20 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर घुमा दूं तो उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा। बच्चों ये रहा डायग्राम। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये और कुछ भी नहीं है, हमारा जो अभी अभी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का आपने डेरिवेशन किया था उसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप खुद सोचिए वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आया था, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और आपने यहां से ई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर कहा था। अगर मैं ई को 20 आर लिख रहा हूं तो क्या ये ई 20 आर भी आपका ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का केस हो रहा है? जवाब है हाँ। पर ठीक है, अगर आप उससे भी करेंगे तो भी रिलेट हो जाएगा, नहीं तो मैं तो सिंपल बात बता देता हूं। जैसा मुझे क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखा रखा है एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। बच्चों रेडियली का मतलब आप समझते हैं अलोंग द रेडियस, ये सेंटर ऑफ फील्ड ओरिजिन है और यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में आपको कि ये 20 आर के हिसाब से वेरी कर रहा है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप एक 20 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर में कितना चार्ज एनक्लोज है वो बताइए। तो मैंने इसमें एनक्लोज चार्ज को यहाँ कुछ क्यू डैश दिखा दिया है। अब बच्चों बहुत सिंपल गॉस थ्योरम लगाएंगे। ये देखिए गॉस थ्योरम से उस 20 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर के लिए E इंटू 4πr², इसमें मैंने सारे स्टेप कर दिए। EDS कॉस 0 हो गया, E कांस्टेंट के रूप में बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds की जगह 4πr² हो गया, एंड दैट विल बी इक्वल टू एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहीं से Q एनक्लोज का फॉर्मूला क्या बन रहा है बच्चों, 4πε0 इंटू ER²। बच्चों 4πε0 एज इट इज, एनक्लोज चार्ज को हमने Q डैश बोला है, E की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 20R एंड मल्टीप्लाइड बाय r², तो ये 20r³ बन जाएगा। अब आप सारी वैल्यू लाके रख दीजिए। Q डैश आपको निकालना है, 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 4πε0 को क्या लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10 की पावर 9, 20 की जगह 20। और बच्चों ये जो r³ बना है तो आपको कितनी रेडियस के स्फीयर का चार्ज निकालना था, 20 सेंटीमीटर के रेडियस के स्फीयर का चार्ज निकालना है। तो 20 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे, 20 इंटू 10 की पावर -2 और इसका होल क्यूब करेंगे। बच्चों सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ से ये सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आ जाएंगी। कैंसिलेशंस कर दीजिए अपने हिसाब से, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हो, एंड फाइनली इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि जो एनक्लोज चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू 17.77 पिको कूलम। इतना हमारे पास एनक्लोज चार्ज यहाँ से निकल के आ रहा है इस चीज़ को सॉल्व करने पर। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था बच्चों, आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रिजल्ट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, कंडक्टिंग स्फीयर के, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सारे रिजल्ट याद रखें, ग्राफ को अच्छे से याद रखें, और जो भी बेसिक क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है।